गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीटोना। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री अर्थात प्राणी कारिकी एवं जैव रसायन विषय से ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे कि विभिन्न जीवों में होम्योस्टेसिस कंडीशंस को बनाए रखने के लिए अर्थात समान वातावरणीय जो आंतरिक दशाएं हैं उनको जीव किस प्रकार मेंटेन करता है। विशेष रूप से पीएच के संदर्भ में हम जानेंगे। लवण और जल की जो विभिन्न मात्रा है जो किसी जीव के एंजाइम्स और हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, उसकी नियत मात्रा बनाए रखने के लिए जो सिस्टम काम करता है, स्पेशली इस चैप्टर में हम एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें कि फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर एनिमल्स की जानकारी लेंगे। और इसमें जो एक शब्द काम में आता है परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन, उसकी डेफिनेशन को समझेंगे और उसके साथ साथ में हम इन जीवों में एक्सक्रिएशन की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल और लवणों की मात्रा को बनाए रखा जाता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या, किस प्रकार काम करता है। Physiological systems of fishes operate in an internal fluid environment that may not match their external fluid environment। अर्थात जीवों का बाह्य वातावरण है उसमें जो भी तरल पदार्थ होते हैं, जल और लवण, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता है वो उस जीव के इंटरनल एनवायरनमेंट से भिन्न होती है। Relative concentrations of water and solutes internally must be maintained within fairly narrow limits। अर्थात ये जो pH की जो मात्रा होती है ये पर्टिकुलर एक पिक्यूलर लिमिट में ही होती है। यानी कि अगर मान लो कि किसी जगह की pH 7.4 है, जैसे कि हमारा ब्लड, तो उसकी जो pH जो है वो 7.35 और 7.45 से ऊपर निकलते हैं जीव मर जाएगा, इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर होती है। तो इस पीएच को कंट्रोल करने के लिए वाटर और जो साल्ट्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सिंपल सी बात है कि बाह्य वातावरण में जो भी चेंजेज होते हैं उससे हमारा आंतरिक वातावरण प्रभावित होता है। हम किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, पानी की कितनी मात्रा ले रहे हैं, उस सब का प्रभाव हमारे इंटरनल पीएच सिस्टम पर पड़ता है, फ्लूइड सिस्टम पर पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होता है और एक्सक्रिएशन के अंदर क्या होता है। तो पहला है ऑस्मो रेगुलेशन यानी परासरण नियमन। इसको समझने से पहले हम एक विसरण और परासरण की जो परिभाषा है उसको जान लेते हैं। विसरण का अर्थ होता है अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। कोई भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, गमन करते हैं। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, तो इस प्रक्रिया को तो कहते हैं विसरण। जबकि परासरण का अर्थ क्या है? परासरण का अर्थ होता है कि इसमें हम जो फैलने वाला या मॉलिक्यूल जो है वो हम जनरली सॉल्वेंट लेते हैं कि सॉल्वेंट है वो अपनी उच्च कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और इसका अपोजिट होता है परासरण दाब। परासरण दाब के संदर्भ में बात करें तो परासरण होता है कि विलाय के अणुओं का कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर गमन करना, क्योंकि परासरण दाब होता है अणुओं को अपने पास रोकने की क्षमता। विलय के अणुओं को अपने पास रोकने की क्षमता है वो परासरण दाब कहलाता है। तो जिसका परासरण दाब कम होगा उसमें विलय कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और विलायक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी।
तो विलायक अणु ज़्यादा हो गए तो परासरण दाब कम हो गया, और जहाँ परासरण दाब कम हो गया वहाँ विलायक के अणु दूसरे सॉल्यूशन की तरफ गमन करते हैं जिसका परासरण दाब ज़्यादा है, अर्थात उस वाले सॉल्यूशन में विलायक के अणु कम होंगे और विलेय के अणु ज़्यादा होंगे। तो दोनों तरह की परिभाषाएं चलती है परासरण दाब में, परासरण के अंदर। अब परासरण नियमन की बात करें तो यहाँ हम उन्हीं जो सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल है उनकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। तो यहाँ है रेगुलेट सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस एंड बैलेंस द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। हमने बात की ना अभी कि विलायक के अणु मूव करते हैं। यहाँ हम जलीय जो जैविक तंत्र है, वाइटल ऑर्गन सिस्टम है, उसमें जल एक यूनिवर्सल या सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम करता है। यानी कि जितना भी हमारा एनिमल्स का जितना भी सिस्टम है उसमें जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में काम करता है जिसमें कि विलेय घुलता है। तो इसमें जल का आदान प्रदान होता है ताकि हमारे अंदर का फ्लूइड सिस्टम मेंटेन रहे, निश्चित पीएच परास पे वो काम करे। अगर मान लो कि आवश्यकता है तो जल अंदर आएगा, एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा हो रहा है जल अंदर, तो एक्सोऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। यानी अंतः परासरण और बहिः परासरण दो प्रकार की गतिविधियाँ ऑस्मो रेगुलेशन में हमें देखने को मिलती है। दूसरा है एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन का अर्थ क्या है, इसको हम समझते हैं गेट्स राइड ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबोलाइट्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो जो डेफिनेशन है एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन की, उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना होता है मुख्य रूप से। इसमें हमारे 3 प्रकार के एलिमेंट हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि इसका अपने जो मेटाबॉलिज्म उपापचय की जो प्रक्रिया है जिसमें कि हम विशेष रूप से प्रोटीन का जो विखंडन होता है उससे ये वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। आगे हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर। अब मछलियाँ जो है उनका जो हम ग्रुप देखते हैं तो उसमें 2 ग्रुप बनते हैं। एक तो कार्टिलेजस फिशेस है, एक है बोनी फिशेस, जिनका जो सिस्टम है वो अलग अलग तरीके से, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर अलग होती है। और जो मछलियाँ हैं वो 2 प्रकार के एक्वेटिक सिस्टम में रहती है। एक तो फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम है, दूसरा आपके मराइन वाटर एक्वेटिक सिस्टम है। तो उन दोनों में जो ये जो ऑस्मो रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है इसमें कई प्रकार की समस्याएं आती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो दोनों में जस्ट अपोजिट सिस्टम चलता है, तो उसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं फ्रेश वाटर फिशेज इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स शोज एडप्शन दैट रेगुलेट अपटेक एंड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ वाटर एंड सॉल्यूट्स। अब यहाँ पे फ्रेश वाटर फिशेज के साथ क्या समस्या है, बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है यानी कि जल, क्योंकि अंदर तो क्या लवण ज़्यादा है फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर खुद के अंदर, और बाहर क्या है, बाहर क्या ज़्यादा है, जल ज़्यादा है, तो जल लगातार अंदर आएगा। फिर हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इज बेस्ड लार्जली ऑन कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स बिटवीन इंटरनल फ्लूइड्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो सॉल्यूट्स है यानी कि जो साल्ट्स है वो बहुत ही लिमिटेड रूप से जल के साथ घुल के बॉडी के अंदर आते हैं और जल के साथ बाहर जाते हैं। बाहर जाने के लिए विशेष प्रकार की जो लवण ग्रंथियाँ हैं वो उसमें सहायता करती है। फिर आगे हम देखते हैं सेल्स रिक्वायर ए बैलेंस बिटवीन अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर। हमने अभी बात की कि कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ या कोशिकाएँ पाई जाती है जो इस प्रकार की गतिविधि का कंट्रोल करती है। इसके बाद में एक शब्द आता है ऑस्मोलरिटी। द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक बहुत अच्छा शब्द आता है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की विशेषता होती है ये छोटे मॉलिक्यूल्स को तो अंदर आने देती है, फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स को तो अंदर आने देती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो रोक लेती है। तो यहाँ पे जो ये जो मोमेंट है इसका निर्धारण करता है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन।
इफ टू सॉल्यूशंस आर आइसोओस्मोटिक द मोमेंट ऑफ वाटर इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शन। अब यहाँ पे 3 प्रकार के सॉल्यूशंस की हम जानकारी प्राप्त करते हैं, आइसोओस्मोटिक या आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक जो आपका सॉल्यूशन होता है, हम 2 पर अलग अलग सॉल्यूशंस के संदर्भ में ये तीनों डेफिनेशन देखते हैं। आइसो का अर्थ होता है समान, अर्थात दोनों सॉल्यूशंस में सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन समान हो, तो यहाँ पे जल का आदान प्रदान इक्वली होगा। दूसरा है हाइपरटोनिक, हाइपर यानी कि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है परासरण दाब का ज़्यादा होना, और अगर परासरण दाब ज़्यादा है इसका अर्थ क्या होगा, ये जल को अपने पास खींचेगा, यानी इसमें एंडोऑस्मोसिस होगा। तीसरा है आपके हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यानी हाइपो यानी कम, कम किसके संदर्भ में बात करेंगे, सोल्यूट्स की, यानी कि इसमें विलेय पदार्थ कम है, और विलेय पदार्थ कम है इसका मतलब इसका परासरण दाब भी कम है, और परासरण दाब कम है तो ये जल को बाहर छोड़ सकता है, बाहर छोड़ देगा, यानी यहाँ एक्सोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। If two solutions differ in osmolality, the net flow of water is from the hypoosmotic to the hyperosmotic solution, जो हमने अभी समझा है। उसके बाद में आता है ऑस्मोटिक चैलेंजेज, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। अब ये चैलेंज का अर्थ क्या है, वही अभी हमने सीखा है कि भाई हमें होम्योस्टेसिस कंडीशन में रहना है, हमें एक निश्चित समस्थापन की अवस्था में रहना है, हमारा इंटरनल जो सिस्टम हो वो फिक्स कंडीशन में रहना चाहिए, तभी हमारी फिजियोलॉजी सही तरीके से काम कर पाती है। तो यहाँ पे 2 शब्द आते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो पहले देखते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ये कंसिस्टिंग ओनली ऑफ सम मैराइन एनिमल्स आर आइसोऑस्मोटिक विद दियर सराउंडिंग्स एंड डू नॉट रेगुलेट दियर ऑस्मोलैरिटी। इनकी बहुत खास बात ये होती है कि ये कुछ विशेष प्रकार के सोल्यूट्स को अपने पास रख लेते हैं। अपने पास रखने का मतलब रिटेन कर लेते हैं जो लवणों का, और उसकी वजह से क्या होगा, ये मराइन वाटर में रह के भी इनके अंदर का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो उसके लगभग इक्वल हो जाता है, और इस वजह से ये आइसोऑस्मोटिक स्टेट में आ जाते हैं। इसमें TMO नामक पदार्थ का इसमें विशेष रूप से जमाव होता है, और ये आपके नेक्स्ट के अंदर आता है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये रेगुलेट करते हैं एक्सपेंड एनर्जी टू कंट्रोल वाटर अपटेक एंड लॉस इन ए हाइपर ऑस्मोटिक और हाइपो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट। तो इसमें हम देखते हैं कि ये अपनी एनर्जी यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें 3 प्रकार का ट्रांसपोर्ट हम देखने को मिलता है, जिसमें कि एक तो होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो हम सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि हम ATP कंज्यूम करके, ATP खर्च करके और विभिन्न प्रकार के अणुओं का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और तीसरा होता है फैसिलिटेड, जिसमें कि हम विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स, जो कि अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, उनकी सहायता से अणुओं को जो अपनी मेम्ब्रेन होती है उसके इधर से उधर ले जाने में हेल्प करते हैं। अब आपके आते हैं हैगफिशेस। ये आपके ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है। अभी हमने बात की थी कि ये आपके क्या करते हैं, कुछ लवणों को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन रखते हैं। ओनली वर्टिब्रेट दैट इज ऑस्मोटोनिक टू सी वाटर मस्ट लाइक मेराइन एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे जो ये हैगफिशेस है वो बहुत ही एक अनोखा एग्जाम्पल है, जिसमें ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स है, ज़्यादातर ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। अब यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करते हैं तो ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसमें गिल्स आर चीफ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन ऑस्मो रेगुलेशन। देखो ये वर्टिब्रेटर संघ की विशेषता है कि यहाँ पे आपके गिल्स या लंग्स पाए जाते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स में हम देखते हैं कि गिल्स है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, तो रेस्पिरेशन के साथ साथ में यहाँ पे एक्सक्रिएशन या ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा यहाँ पे आता है किडनीज फर्स्ट इवॉल्व एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स इन फिशेस टू रिमूव वाटर
यहाँ पे देखो फ्रेश वाटर में हमने बात कही थी ना कि भाई पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ रहा है, तो क्या करेंगे, पानी को बाहर निकालने का काम करेगी किडनीज। और दूसरा है कंजर्व वाटर। अब मेराइन इकोसिस्टम में क्या होता है कि हम देखते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, समुद्र का पानी, तो वहाँ पानी लगातार जीव के शरीर से निकलेगा, तो उसको बचाने के लिए कुछ न कुछ युक्तियाँ मेराइन इकोसिस्टम में पाए जाने वाली फिशेस काम में लेगी। अब उसके बाद में आता है मेराइन एनिमल्स। मोस्ट मेराइन वर्टिब्रेट्स आर ओस्मोरेगुलेटर्स, ठीक है। मेराइन बोनीफिशेज आर हाइपोओस्मोटिक टू सी वाटर। सिंपल सी बात है कि मेराइन वाटर है वो हाइपरटोनिक है, तो जो फिशेज है वो हाइपोओस्मोटिक या हाइपोटोनिक हो जाएगी। दे लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड गेन साल्ट्स बाय डिफ्यूजन एंड फ्रॉम फूड। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमने अभी इतना समझ लिया है कि ऑस्मोसिस के द्वारा जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है लवणों की वहाँ जल आएगा, तो बाहर ज़्यादा है तो पानी बाहर की तरफ चला जाएगा, और बाहर के जो लवण हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा भी अंदर जाएंगे, और उसके अलावा जो फूड है, सी फूड है, उसमें भी साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो अंदर जाएंगे। दे बैलेंस वाटर लॉस बाय ड्रिंकिंग सी वाटर एंड एक्सक्रीटिंग साल्ट्स। अब देखो बड़ा शानदार सिस्टम है, इन्होंने क्या पानी पिया, जो मैराइन एनिमल्स है उन्होंने पानी पिया और जो लवण है उनको बाहर निकाल दिया, तो लवणों की एक्स्ट्रा मात्रा शरीर से निकल गई, पानी है अंदर। तो यही तो हमें करना है, पानी का जो लॉस हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, पानी पिएंगे ज़्यादा, और लवण जो अंदर ज़्यादा हो रहे हैं उनको बाहर निकालने के लिए विशेष लवण ग्रंथियाँ काम में लेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन इन मैराइन फिशेज। तो पहले देखो ए के अंदर आप देखो ध्यान से, गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आयंस फ्रॉम फूड, पानी भी ले रहे हैं और फूड भी ले रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस, यहाँ पे पानी निकल रहा है यानी लॉस हो रहा है पानी का। लेकिन दूसरी तरफ देखो गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आयंस फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर, यानी फूड के द्वारा भी वो ले रहे हैं और सी वाटर के द्वारा भी ले रहे हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो नीचे है, यहाँ पे देखो एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आयंस, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है। साल्ट आयन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, एक्सक्रीशन के द्वारा जो लवण है उनको बाहर निकाल देंगे। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन स्कैंटी यूरिन फ्रॉम किडनीज, और जो पानी है उसकी बहुत थोड़ी मात्रा यूरिन के द्वारा बाहर निकाली जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स की समस्या इससे अलग है। ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेटर, फ्रेश वाटर एनिमल्स कॉन्स्टेंटली टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम देयर हाइपोओस्मोटिक एनवायरनमेंट। यहाँ स्थिति विपरीत है, बाहर पानी ज़्यादा है तो पानी बार बार अंदर आएगा। दे लूज salts by diffusion and maintain water balance by excreting large amount of dilute urine। अब यहाँ देखो इसका उल्टा हो रहा है, वहाँ पे तो लवण है अंदर आ रहे थे और जल बाहर जा रहा था, और यहाँ क्या हो रहा है, लवण बाहर जा रहे हैं और जल अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसको समस्या समाधान करने के लिए क्या करेंगे, वो अत्यधिक मात्रा में डाइल्यूट यूरिन करेंगे। वहाँ पे तो क्या कॉन्सेंट्रेशन वाला यूरिन एक्सक्रिएट आउट हो रहा था, और यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में यूरिन, डाइल्यूट यूरिन, यानी कि एक तो वहाँ पे तो सांद्र यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा था, और यहाँ पे तनु यूरिन या मूत्र का एक्सक्रीशन होगा। साल्ट्स लॉस्ट बाय डिफ्यूजन आर रिप्लेस्ड इन फूड एंड बाय अपटेक अक्रॉस द गल्स। तो यहाँ पे साल्ट्स का लगातार हानि हो रही है, तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे कि जो खाना है उसके द्वारा लवणों की पूर्ति करेंगे, और दूसरा ये गिल्स के द्वारा भी अपनी पूर्ति करेंगे। अब इसको समझते हैं कैसे होगा। ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेज। तो सबसे पहले द गेन ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड, बाहर आयन कम है तो थोड़ा बहुत आयन ग्रहण करेंगे पानी के द्वारा। दूसरा अपटेक ऑफ साल्ट आयंस बाय गिल्स, यहाँ पे गिल्स के द्वारा डायरेक्ट आयंस का एब्जॉर्वेशन किया जाएगा। उसके बाद में ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस, इनकी जो सरफेस एरिया है बॉडी है वहाँ से भी जल को ये ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद ध्यान से देखना लास्ट बात, एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आयंस, यानी कि लवणों का थोड़ी मात्रा में बाहर निकलना। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन फॉर्म बाय किडनीज, पर तनु मूत्र को अत्यधिक मात्रा में
शरीर से बाहर निकालना। तो इस प्रकार हम साधारणतया हम देखते हैं कि किस प्रकार एक्वेटिक सिस्टम में, जो कि 2 प्रकार का है, फ्रेश वाटर और मराइन, उनमें जो मछलियां हैं उनमें किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो हमने ये मुख्य रूप से ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले अध्याय में इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें कि एक्सक्रीशन का जो मुख्य रूप से किस प्रकार कंट्रोल होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद साथियों, वीडियो को अच्छे से देखना, सुनना और जानकारी और आपकी समझ है उसको विकसित करें।